हेलो नमस्कार। क्रैक एग्जाम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं सामान्य विज्ञान एस.के. झा बुक का, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होता है। चलिए, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर इस किताब बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को, मतलब क्रैक ऑल एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो लिंक डिस्क्रिप्टिव में दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस बुक में भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तीनों सब्जेक्ट है। तीनों को बारी बारी से शुरू करने जा रहे हैं। तीनों शुरू करेंगे और कंप्लीट क्यूज के माध्यम से पूरा इस बुक को ख़त्म करेंगे। तो बने रहिए इस सीरीज़ में, और ऐसी ही खतरनाक और अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर, पार्ट नंबर फर्स्ट। पहला पार्ट है इसका छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए इसका पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, और ख़ास बात है कि सब्जेक्टिव पढ़िए फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। हम लोग तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने के लिए, और जब क्यूज करना हो तो वीडियो देखिए। ये वीडियो रिवीजन के लिए बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से है पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन है टोटल देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ये ऑप्शन, इसका आंसर बगल में दिया हुआ है, एक बार नज़र आप लोग भी डालिएगा। अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अम्ल वर्षा होता है किससे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी, सल्फर डाइऑक्साइड से और बोथ, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों होता है। तो इसका आंसर या तो देखिए ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, SO2 या NO2, या नहीं होगा और होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या लिया है? आंसर नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? कितना हो जाएगा? बी। कौन कौन है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, ये 5 अवस्थाएं टोटल ज्ञात हो चुका है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन लिख दिया है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? प्लाज्मा को प्रदर्शित कर रहा है। नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? चार नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? सॉरी, क्या दिया आकृति? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर बी। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और अगला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्थाएं देखी जा सकती है। देखिए सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का और प्लाज्मा का। पहला तो सही है। तीसरा ऑप्शन क्या था?
तीसरा था ये आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है, सही बात है। लास्ट ऑप्शन है यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। चलिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है, किसमें? गैसों में। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, किसके? ठोस में। और सबसे कम किस में हो जाएगा? गैस में। 7 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर हमेशा ध्यान रखना है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं लगता है, यही आंसर गलत है, क्योंकि पदार्थों के बीच आकर्षण बल लगता है। पदार्थ के कण द्रव और वस्तुओं में सतत स्थानांतरित होता है, ये सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? अमोनिया गैस है जिस तरह, उसी तरह कपूर क्या हो जाएगा? ठोस। कपूर ठोस है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है, क्या हो जाएगा? समांगी भी हो सकता है और विसमांगी, दोनों होता है मिश्रण प्रकृति में। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दूध। 11 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, क्या हो जाएगा? कोलाइड। तरल, गैस और मिट्टी शामिल है, कोलाइड इसके अवस्था में शामिल नहीं है। तरल द्रव का उदाहरण हो जाएगा, मिट्टी ठोस का उदाहरण, और गैस जो है वो गैसीय गैस का उदाहरण हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर क्या है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। पदार्थ के कण गति में होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। इसका गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है, क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है, जबकि वायु मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है और चीनी का घोल भी मिश्रण है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हवा एक डैश है, हवा क्या है? दोनों तत्वों का यौगिक का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। जैसे तत्वों में हो जाएगा ऑक्सीजन, O2 का मिश्रण है। यौगिक में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में होता है। नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन भी होता है। तो यहाँ हो जाएगा तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसकी संरचना। कोई भी मिश्रण, जैसे चीनी और पानी के मिश्रण का कोई भी रासायनिक फार्मूला नहीं होता है, जबकि पानी का H2 होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, शक्कर के घोल में 16 नंबर क्वेश्चन, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, क्या हुआ? घुला हुआ पदार्थ। डैश एक यौगिक नहीं है, डैश एक यौगिक नहीं है, क्या होगा? 17 का आंसर ए, लेड। सीसा एक यौगिक नहीं है। चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये यौगिक है, सीसा यौगिक नहीं है, सीसा एक मिश्रण है, अतिशीतित द्रव। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है। तो
ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन ग्लोइंग ऑफ ए प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम तार का जलना भौतिक परिवर्तन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आंसर गलत दे दिया है, सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो मक्खन का खटा होना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना भौतिक परिवर्तन, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना भौतिक परिवर्तन, लोहे का चुंबकीयकरण यह भी है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वैसा है जो कि पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह चीनी और पानी का घोल मिलाने पर मिश्रण बन जाता है और फिर उसको हम गर्म करके चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन, जैसे दूध से अगर दही बन जाए फिर दही को हम दूध नहीं बना सकते हैं, उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका एक सामान्य उदाहरण है? किसका हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है, क्या हो जाएगा? विजातीय मिश्रण का। विजातीय मतलब चीनी और रेत बालू दोनों को अगर मिला दें तो दोनों का कण दिखाई पड़ने लगता है, दोनों पूरा मिलता नहीं है। लेकिन पानी और चीनी का जो मिश्रण है वो सजातीय मिश्रण हो जाता है, क्योंकि पानी में चीनी बिल्कुल घुल जाता है। चलिए उसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखो, ठोसों का द्रव में पिघलाना, जैसे बर्फ़ को हम द्रव बना दें पानी में, फिर पानी को हम बर्फ़ बना सकते हैं, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण करना, गैस को हम लोग द्रव में परिवर्तित कर लेंगे, फिर उसको गर्म करके गैस में बना लेंगे। फिर द्रवों को गैसों में वाष्पीकरण करना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? भौतिक परिवर्तन। एक आइस क्यूब का पिघलना, मतलब बर्फ़ को पिघलाएंगे जल बनेगा, जल को जमा मतलब ठंडा कर देंगे पूरा, तो वो बर्फ़ बन जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन क्या होगा? पानी का बर्फ़ में परिवर्तन और फिर बर्फ़ को पानी में परिवर्तन, ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। फिर मानव में श्वसन और मानव में पाचन, दूध से दही बनाना, ये 3 क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका मतलब किसका पूछ रहा है वो? इसका मतलब ये पूछ रहा है भौतिक परिवर्तन का। तो जल का जलवाष्प में परिवर्तन, यानी जल को गर्म करेंगे तो जलवाष्प बनेगा, फिर जलवाष्प को संघनित करेंगे तो जल बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन होना, जब हम दूध को दही में परिवर्तित कर देंगे तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिपोजिशन। डिपोजिशन। गैस डायरेक्ट ठोस में, किसमें? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है? आंसर क्या हो जाएगा?
डिपोजिशन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें निर्धारित करने की में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और रंग बदलना। ये तीन चीज़ हमको ये बताता है कि अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी विकल्प सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? फिर ऑप्शन आ गया बर्फ का पिघलना। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। अनुपात में जो है रासायनिक पदार्थ का द्रव्यमान और निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। तत्व और द्रव्यमान निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है? क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। यह डैश के नियम के साथ सहमति है। क्या हो जाएगा? लगातार अनुपात। लगातार अनुपात सभी नियमों में। 34 नंबर क्वेश्चन है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमीकरण, फ्रीजिंग। द्रव को जब ठोस में हम लोग कथी करते हैं तो फ्रीज में जब हम द्रव को रखते हैं तो वो बर्फ यानी फ्रीज में हम पानी रखेंगे और उसको ज़्यादा फ्रीजिंग करेंगे तो वो क्या बनेगा? बर्फ बन जाएगा, यानी हिमीकरण। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? क्या हो जाएगा? जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? क्या हो जाएगा? जोसेफ एल प्राउस्ट, अभी जस्ट देखे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? क्या हो जाएगा? नमी। अगर ज़्यादा आर्द्रता होता है तो वह वाष्पीकरण की दर को घटा देता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक सतह की घटना है। डैश एक सतह की घटना है। भाप। भाप क्या है? एक सतह की घटना है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो तरल से जैसे ही गैस में बदलेगा तो वो हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण। 40 नंबर क्वेश्चन है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? क्या हो जाएगा? उच्च तापमान। बहुत ज़्यादा तापमान होने से सितारों में प्लाज्मा बन जाता है। चलिए आज ये पहला चैप्टर में कुल 40 क्वेश्चन ही था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर में परमाणु संरचना और सिद्धांत का क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।